हेलो, कैसे हो सभी लोग। एंड आज हम चालू करने वाले हैं एक नया नया प्यारा प्यारा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है। प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर कम से कम अगर वो पूछेंगे तो 5 नंबर का जरूर पूछेंगे। और वो टॉपिक का नाम है नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे जो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है और कैसा क्या रहा, और आप सभी को कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन मुझे बहुत क्रेजी लगा कि हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कर लिए, उसके बाद उनके थ्रेड्स को समझ लिया। थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के साथ हमने एड्रेस करना भी सीख लिया, इवेल्युएट करना भी सीख लिया। सो एक मोटा पार्ट जो होता है प्रोफेशनल एथिक्स का, मैं ये कहूँगा 30 to 40% वो हमने कवर कर लिया है। और बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, डिटेल्ड किया है बिल्कुल, और रिवाइज करा है। तो फिर वो कहीं ना कहीं रहेगा जहन के अंदर। ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे आज के नए टॉपिक में और नॉन कंप्लायंस के ऊपर। और इससे पहले मैं ये टॉपिक चालू करूँ, मैं थोड़ा ब्रीफ देना चाहता हूँ कि नॉन कंप्लायंस की जब हम ये बात करेंगे तो हमें एक दिमाग में एक चीज़ ज़रूर रखनी है कि हम ऑडिटर एज अ चेक करने गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। हम नॉन कंप्लायंस को चेक करने नहीं गए। हमें मिल जाएगी तो बढ़िया बात है, तो हम उसमें बता देंगे। और एज अ सीए हमारी क्या ड्यूटी बनती है हम उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले वो थीम जो होती है ना, वो टोन या थीम जिसे बोलते हैं, वो बहुत क्लियर करना जरूरी है। ठीक है। तो मैं फटाफट स्क्रीन को करता हूँ शिफ्ट और हम आते हैं अपने पढ़ाई के मूड में। लेट्स गो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया सा डैशिंग आदमी दिख रहा है हमें। ठीक है। और वही हमसे हमें समझाने वाला है कि भैया नो क्लार क्या होता है। और इस डैशिंग आदमी के थ्रू हम समझने वाले हैं कि नो क्लार है क्या। तो ये मैं नो क्लार बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इस वर्ड के साथ काफी ज्यादा फेमिलियर हो जाओ। ठीक है। तो अब नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन का मतलब ये है कि भैया एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, ठीक है, उसे ऐसी कोई चीज दिखी जो उसे नो क्लार, वो मतलब एक तरह से नो क्लार उसे मिला। ठीक है, घोषित तो नहीं बोलूंगा मैं, नो क्लार घोषित करने पे मजबूर कर दिया ना, उसे नो क्लार वाली चीज मिली। अब नो क्लार होता क्या है? नो क्लार ये है कि अगर मैं किसी भी लॉ और रेगुलेशन में कंप्लायंस करने से पीछे हट रहा हूँ या लापरवाही दिखा रहा हूँ। और मैं का मतलब क्या है यहाँ पे? मैं का मतलब है क्लाइंट खुद। ठीक है। क्लाइंट और एम्प्लॉयर एक ही बात होती है। और टीसीडब्ल्यूजी ऑफ क्लाइंट, मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट, या फिर अदर इंडिविजुअल ऑन द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट या एम्प्लॉइंग वर्क। तो नॉन कंप्लायंस कौन कौन कर सकता है? या तो खुद क्लाइंट कर सकता है, या तो क्लाइंट की टीसीडब्ल्यूजी कर लेगी, या तो मैनेजमेंट करेगी, या तो उसके बिहाफ पे कोई अनदर इंडिविजुअल कर लेगा जो उनके डायरेक्शन पे काम करता है। ठीक है। और वो क्या करेगा? वो करेगा एक्ट्स ऑफ ओमिशन, ठीक है, एंड कमीशन। इंटेंशनल या अनइंटेंशनल भी हो सकता है कि कुछ ऐसी हरकतें जिससे हम कोई चीज को जो हमें जरूरत थी वो करने की, वो हम कर नहीं रहे हम। ठीक है। ओमिशन और कमीशन मतलब कि हमें कंप्लायंस नहीं करनी थी। मतलब कोई चीज को, अगर हमें कोई काम था वो नहीं करने से, वो रेगुलेटरी बॉडी बोलती है कि ये चीज नहीं करनी, लेकिन किसी ने हमें कमीशन बोला और बोला कि अगर तू ये चीज कर देगा तो तेरे को पैसे मिलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कमीशन। ठीक है। एंड विच इज कॉन्ट्ररी टू दी प्रिवेलिंग लॉ एंड रेगुलेशन, विच इज कॉन्ट्ररी टू दी प्रिवेलिंग लॉ एंड रेगुलेशन। मतलब हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो लॉ और रेगुलेशन के अंदर मना है, उल्टा ही चल रहे हैं। मतलब होता है ना कि कॉन्ट्ररी, मैं कुछ उल्टा करूंगा, कि ऑपोजिट, या कॉन्ट्ररी को आप वैसे भी समझते हो, हमने वर्ड तो सुना ही होगा ये चीज। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। तो हम एग्जाम्पल समझते हैं कुछ। एग्जाम्पल है कुछ, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपको केस स्टडीज के अंदर दिखेंगे। तो फ्रॉड, करप्शन एंड ब्राइबरी। अच्छा, मैं टॉपिक बता दूं, ये इच्छाधारी नागिन वाला टॉपिक है। ये घूम फिर के आएगा आपके पास कहीं ना कहीं, तो ध्यान रखना, ये जरूर आएगा। तो इसके साथ में हमने लगा दिया एग्जाम्पल ऑफ नो क्लास। ठीक है। फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी होता है। और मनी लॉन्ड्रिंग भी एक तरह का यही है। सिक्योरिटी मार्केट्स में अगर हम कोई पैसा के हेर फेर का कुछ भी कर रहे हैं वो। बैंक लॉज में अगर हेर फेर कर रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन आ गया, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी आ गया, टैक्स, पेंशन, लाइबिलिटी एंड पेमेंट्स। ठीक है। तो ये एक बस, मतलब याद रख सकते हो ऊपर ऊपर से, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट पढ़ना है और उसे याद रखना है कि मनी लॉन्ड्रिंग अगर केस कहीं पे भी केस स्टडी आई तो हमें नो क्लार के बारे में जरूर लिख के आना है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ नो क्लार इन इंडिया। अब नो क्लार इंडिया क्या कहता है? नो क्लार इंडिया ये कहता है कि वो एप्लीकेबल होगा किन लोगों को? सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को ही होगा। ठीक है। सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस बीइंग द एम्प्लॉयज ऑफ लिस्टेड कंपनी।
तो इसमें हमें कुछ कुछ चीजें देखनी है। पहली बात है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का नाम आ गया, इसका मतलब लिस्टेड कंपनी में तो भैया दुनिया जहाँ की जो भी कंप्लायंस होती है ना, वो लगती है उनपे। तो उनपे तो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है उनपे। और फिर ये कह रहा है सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट। अब सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कौन कौन हो सकते हैं? बीइंग इन द सर्विस, बीइंग इन द एम्प्लॉय, या फिर बीइंग इन द सर्विस एंड आल्सो एम्प्लॉय ऑफ द लिस्टेड कंपनी, ये ध्यान रखना ही है। सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट होते क्या है? वो होते हैं डायरेक्टर, ठीक है। या एक मिनट इसको थोड़ा गायब भी कर देते हैं। हाँ, वो होते हैं हमारे डायरेक्टर ऑफिसर्स या सीनियर एम्प्लॉय एबल टू एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर। या तो मैं डायरेक्टर हूँ, या तो मैं किसी ऑफिसर हूँ। ऑफिसर मतलब चीफ फाइनेंस ऑफिसर, सीईओ हो गया, सीईओ हो गया, सीएम हो गया, कोई ना कोई मैं ऐसे पोस्ट पे हूँ। या मैं ऐसा सीनियर एम्प्लॉय हूँ कि मेरी बातों का दबदबा है। अगर मैं कुछ चीज बोलूंगा तो उससे कुछ ना कुछ डिसीजंस में इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है। एंड मैं डिसीजन मेकिंग भी करता हूँ ऑब्वियसली। एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट में भी ध्यान देता हूँ। अगर एक्विजिशन की बात आ गई या डेवलपमेंट की बात आ गई तो डिप्लॉयमेंट की बात आई। या कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन, मतलब इन द सेंस कि ह्यूमन रिसोर्स, अगर मैं एचआर हूँ तो मेरी कहीं ना कहीं डिसीजन की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि मैं ही एम्प्लॉयज को लेके आऊंगा। तो वो चीज हो गई। और इंटेंजिबल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल, टेक्निकल, ठीक है, सब मतलब ऐसे बंदे, ठीक है। ऐसे कुल मिला के बात ये हो रही है कि या ऐसे बंदे जिन पे कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट पावर है और वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, और वो कुछ ऐसे डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, तो उन्हें हम सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज फर्दर एक्सप्लेन दैट अ सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट रेफर टू द की मैनेजरियल पर्सन। सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हम की मैनेजरियल पर्सन भी बोलते हैं, क्योंकि वो की पर्सन है एक तरह से, वो इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। Applicable to audit engagement of entities, the shares of which are listed on the recognized stock exchange। हमने ऊपर पढ़ा लिस्टेड कंपनीज की बात हो रही है यहाँ पे। एंड हैव अ नेट वर्थ ऑफ 250 करोड़ रुपीज और मोर। अच्छा, इसके अंदर मैंने साइड में लिखा हुआ है एएसएम ऑडिट वाली रिक्वायरमेंट्स। ये है एक प्रो टिप, मतलब नई इन्फॉर्मेशन जो हमारे ऑडिट से कोई लेन देन नहीं है, प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो, ऑडिट की फील्ड में। तो एएसएम ऑडिट करके ना एक ऑडिट होती है जिसे हम बोलते हैं एजेंसी एजेंसी स्पेशलाइज फॉर मॉनिटरिंग, ठीक है। और ये हमें ना इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन अपॉइंट करते हैं, हमें एज अ सीए अपॉइंट करते हैं, ताकि आप ये देखो कि ऐसी कोई भी कंपनी जिनका लोन 250 करोड़ के ऊपर है, तो हम वो देखेंगे कि जो एनपीए होने के जो चांसेस होते हैं बैंक के अंदर, वो ज्यादा किन में होते हैं। छोटी कंपनीज में होंगे तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बड़ी कंपनी एनपीए हो रही है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो बैंक ये चाहती है कि वो सीए फर्म को अपॉइंट करे, और वो सीए फर्म ये ध्यान रखेगी जो ये 250 करोड़ से ऊपर का एक्सपोजर जो है या फिर लोन अमाउंट है एग्रीगेटली, ठीक है, वो सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, जिस पर्पस के लिए लिया था उस पर्पस में लग रहा है या नहीं लग रहा, और उसकी रिकवरी बराबर होनी या नहीं, ठीक है। उसे हम एक तरह की ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेंगे, और एक तरह का ये क्वेश्चन आंसर ऑडिट होता है। तो इसकी जो लिमिट होती है वो 250 करोड़ और मोर होती है, ठीक है। तो अगर आप नेट पे चाहो तो नेट पे लिख सकते हो एएसएम ऑडिट, और आपको उसके बारे में और चीजें पता चलेगी। और ये एक नई टिप है, मेरे को लगता है कि बहुत कम सीए आर्टिकल्स होंगे या सीए होंगे जिनको ये चीज पता होगी। और देयर आर वेरी फ्यू फर्म्स विच आर इन्वॉल्व इन द एएसएम ऑडिट्स, एंड काफी अच्छी ऑडिट होती है, मतलब एक तरह की आपको सब चीज देखने को मिलती है, और उसकी ट्रांजेक्शन कहाँ से कहाँ हो रही है, और क्या उस पैसे जो उन्होंने लोन उठाए हैं उससे हमारी रिकवरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो हमें एक तरह का इवैल्यूएशन करना पड़ता है। रिलेटेड पार्टी को कितनी पेमेंट हो रही है वो सब देखना पड़ता है। बात कुछ और थी बट ठीक है, क्योंकि हमने जैसा सोचा था कि हम कुछ नई चीजें भी सीखेंगे साथ ही साथ, तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट। तो यस, वो नो क्लार की एप्लीकेबिलिटी क्या है? नो क्लार लगेगा लिस्टेड कंपनीज पे, ठीक है। सीनियर एम्प्लॉयज ऑफ द लिस्टेड कंपनी, या ऐसी कंपनी जिनका इसमें नेटवर्थ है, इसमें एग्रीगेट एक्सपोजर नहीं है, कहीं इस चीज में कंफ्यूज मत होना। इसमें नेटवर्थ की बात हो रही है। नेटवर्थ मतलब होता है इक्विटी प्लस शेयर कैपिटल, ठीक है, विच हैव अ नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर। अच्छा, नो क्लार अंडर रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स डज नॉट एड्रेस द पर्सनल मिसकंडक्ट अनरिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द क्लाइंट या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन कंप्लाइंस बाय द पार्टीज अदर देन द लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। ये कह रहा है कि डज नॉट एड्रेस द पर्सनल मिसकंडक्ट, ठीक है, और लिस्टेड आउट एंटिटीज की भी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि भैया समझ लो मेरा पर्सनल इनकम टैक्स की बात आती है, मैंने इनकम टैक्स भरने में लापरवाही दिखाई, नहीं भरा, या मेरी पर्सनल कुछ भी चीज है, मैंने वहां
रेगुलेटरी कंप्लायंस पूरे नहीं करे या लॉ पूरा नहीं करा, मैंने कोई ना कोई कानून तोड़ दिया, तो उसका कंपनी से कुछ लेन देन नहीं है। अगर वो बिजनेस या एक्टिविटी या फिर बिजनेस से कोई लेन देन नहीं रखती तो उसमें नो क्लार नहीं होएगा। पर्सनल चीज है, वो मेरी भी चीज है भैया। कंपनी और आदमी अलग अलग है ना, जो हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट एंटिटी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, सेपरेट लीगल एंटिटी, वो सब चीजें पढ़ी थी। तो वही ना, वही चीज है कि डज नॉट एड्रेस द पर्सनल मिसकंडक्ट। अगर मैंने पर्सनली कुछ ना कुछ गुनाह किया है तो उससे इसका कोई लेन देन नहीं है। अगर बिजनेस एक्टिविटी वाली है तो लेन देन है। और ये बोलता है कि नॉन कंप्लायंस बाय द पार्टीज अदर देन द लिस्टेड आउट इन द डेफिनेशन ऑफ नो क्लार। ठीक है, अगर लिस्टेड एंटिटी नहीं है और उसका जो पूरा एक्सपोजर वगैरह, इन एक्सपोजर नहीं बोलूंगा, नेटवर्थ है वो 250 करोड़ से नीचे है, ठीक है, लिस्टेड एंटिटी नहीं है और उसका 250 करोड़ से नीचे है, तो उस पर नो क्लार नहीं लगेगा। ये तो एक तरह की एक्सेप्शंस बता दी इन्होंने कि भैया ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या बात हुई क्या नहीं हुआ पूरा। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि भैया होता क्या है। तो इससे कौन कौन कर सकता है, पहला क्लाइंट करेगा, ठीक है, दूसरा टीसीडब्ल्यूजी करेगी, तीसरा मैनेजमेंट करेगी या एनी अदर इंडिविजुअल विच इज वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ या ऑन द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट। ये चीज हो गई। क्या करेगा, एक ऐसा एक्शन जो ओमिट या फिर कमिट करने की बात करता है, ठीक है, ओमिशन या कमीशन की बात करता है। क्या चीज, विच इज अनइंटेंशनल या इंटेंशनली, दोनों चीज है। उसके बाद क्या चीज कि भैया हम कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं विच इज कॉन्ट्ररी टू दी प्रिवेलिंग लॉ एंड रेगुलेशन। ठीक है, ये समझ आ गया। अगला उन्होंने बोला कि एग्जांपल्स क्या, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब हमने पढ़ा, आगे एग्जांपल समझ लिए। फिर हमने बोला कि सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, उसी पे ये जिम्मेदारी होती है। और वो कौन कौन हो सकते हैं, वो डायरेक्टर हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, या फिर ऐसे कोई एम्प्लॉय हो सकता है जिसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पावर है और डिसीजन मेकिंग के अंदर उसका हाथ है। ठीक है, और वो लिस्टेड कंपनीज के अंदर की ही बात कर रहे थे हम। और ये अप्लाई किस किस पे होगा, ये अप्लाई होगा हमारे लिस्टेड कंपनीज पे या ऐसी कोई कंपनीज। ठीक है, एंड तो नहीं था इस पे कहीं पे, एक मिनट, अच्छा, ओहो, एंड भी लिखा हुआ है इसमें, देखा, एक चीज समझ आई। अब यहाँ पे एंड और का गेम हो गया। वही कह रहा है कि ऐसी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, लिस्टेड कंपनी भी बहुत सारी हो सकती है, तो ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर हो। मतलब इसका मतलब क्या है कि भैया कुछ लिस्टेड कंपनीज होती है जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से कम भी है, तो वो उन पे एप्लीकेबल नहीं है, सारी लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। ये कुछ लिस्टेड कंपनीज पे ही एप्लीकेबल है। गुड, ये इंपॉर्टेंट रखना है, तो हम इसको भी मार्क करेंगे क्योंकि ये हमें फंसा सकता है और ये हमें एमसीक्यू की तरफ ले जा रहा है। और ये हमें बता रहा है कि भैया मैं एमसीक्यू में तो आऊंगा ही आऊंगा। ठीक है, लो जी, एमसीक्यू का सिंबल लगा दिया है यहाँ पे। तो एमसीक्यू की हमने बात करी। फिर हमने क्या बात करी कि अगर पर्सनल मिसकंडक्ट हो रहा है कहीं पे भी विच इज अनरिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटी, तो हम वो भी मानेंगे, वो भी नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, सॉरी। ठीक है, वो डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब हम बात करें सम फैक्ट्स अबाउट द नो क्लास। अब इसका स्कोप क्या है, अप्लाइज टू प्रोफेशनल, ओहो, some facts about no clerk applies to the professional accountant who encounter or became aware of the non-compliance while providing service to the client. It does not require to investigate or ensure complete compliance. अच्छा, अब ये कह रहा है कि नो क्लास में आप कहानी समझना क्या हुआ। एक सेकेंड, तो हाँ, तो अब आप कहानी समझना क्या चीज होती है। नो क्लार का सीन क्या है, नो क्लार आप समझ गए क्या चीज है कि भैया ऐसी कोई मैंने इंस्टेंसेस देखे जहाँ पे नॉन कंप्लायंस हो रखी है। समझ लो टीडीएस पे करना था या टीडीएस काटना था, वो मैंने काट नहीं रखा है। ठीक है, 50 लाख के ऊपर की ट्रांजेक्शन का जो होता है वो हमने नहीं, टीडीएस वो हमने नहीं कर रखा है। ठीक है, तो आपने ये चीज देखी, आपने उससे बोल दिया कि भैया ये तो नो क्लार है, ओके, लेकिन आप पूरी कहानी समझो क्या है। आपको ऑडिट अपॉइंट हुई, आप वहां ऑडिट करने गए, तो आप ऑडिट करने गए हो तो आपका दिमाग में क्या चल रहा है कि भैया नो क्लास ढूंढ लूंगा, नो क्लास ढूंढ लूंगा। आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करनी है और वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं देते, मेरा वो काम है। ठीक है, मैं तो वो काम करने गया, मैं कहीं पे भी किसी भी एंगल में ये पता लगाने नहीं गया हूँ कि क्या वो चीज या वो क्लाइंट सब चीज को पूरी करते हैं या नहीं करते, मतलब सारी कंप्लायंस को वो फॉलो करते हैं या नहीं करते, मैं वो चीज पता लगाने नहीं गया हूँ। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जब जैसे जैसे जान रहा था,
तो मुझे कुछ ऐसा इंस्टेंस दिखा जिससे मुझे लगता है या तो नो क्लियर हो गया है या सस्पेक्टेड नो क्लियर है। मतलब मुझे लगता है कि भैया जिस हिसाब से इनका काम चल रहा है ना, ये 8-9 तारीख को तो पेमेंट करने वाले हैं टीडीएस की, मुझे नहीं लगता। ठीक है, हो जानी 7 तारीख को चाहिए, मैं 7 तारीख को ही बैठा हूँ, क्या पता आज रात को हो जाए। लेकिन मेरे को जिस हिसाब से इनकी कहानी लग रही है कि ये हर बार 8-9 तारीख को करते हैं, और मेरे को तो लग रहा है इस बार 8-9 तारीख में भी नहीं होगी भाई, इनपे रिजर्व सरप्लस ही नहीं है, कैसे देंगे ये? तो वो मैं बोलूंगा सस्पेक्टेड नो क्लियर है, तो उसमें मेरे को लगा डाउट, और मैंने कर दी कंसर्न रेज कि भैया ये अब मैं उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने नहीं बैठा था कि जब पहले दिन से मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस चीज को ढूंढूंगा, मैं नो क्लियर के बारे में ही ढूंढूंगा, मैं अपना नॉर्मल जो मेरा कोर्स ऑफ ऑडिट है वो कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बीच में मेरे को वो चीज मिल गई, तो दैट इज ओके, दैट इज अप्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये भी इसमें ये कह रहा है कि अप्लाइज टू द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हु इनकाउंटर और बिकेम अवेयर ऑफ द नॉन कंप्लायंस व्हाइल प्रोवाइडिंग द सर्विस। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन या प्रॉपर कंप्लायंस के ऊपर ही हम पीछे पड़ जाए कि भैया मेरे कंप्लायंस दिखाओ, कंप्लायंस दिखाओ। वो सिंपल सिंपल ये बात कर रहा है कि अगर आपको कुछ काम करते हुए दूसरी चीज दिख गई तो आप उसके बारे में भी बोल दो और उसको कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, नॉलेज और रिक्वायरमेंट्स। Accountant are not expected to have expertise in laws beyond what's needed for their engagement। तो ये कह रहा है कि अकाउंटेंट से ये उम्मीद नहीं करी जाती कि भैया उसे टीडीएस के सारे कानून पता हो। ठीक है, वैसे टीडीएस तो पता होने चाहिए, प्लस ईएसआई के सारे कानून, एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस जो होता है उसके सारे कानून पता हो, कब पेमेंट होनी चाहिए कब नहीं, वैट के सारे कानून पता हो, या आपने ऑक्ट्रॉय टैक्स सुना होगा, ऑक्ट्रॉय टैक्स के सारे कानून पता हो, उसे ये उम्मीद नहीं करी जाती। उससे ये उम्मीद करी जाती है कि जिस काम के लिए वो आया था, ठीक है, अकाउंटेंट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपर्टीज इन द लॉ बियॉन्ड व्हाट्स नीडेड फॉर द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के लिए जो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है उसको वो सारे कानून पता होने चाहिए, उसमें वो अपने हाथ खड़ी नहीं कर सकता कि भैया मुझे नहीं पता, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, ना ना, उसमें आपको काम करना है। लेकिन उसके अलावा जो कानून है उसमें आपकी एक्सपर्टीज, हम ये मान के चलेंगे आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो अगर आपको समझ आता तो ढूंढ दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अरे इसमें तो ये गड़बड़ थी, आपने ढूंढी नहीं, आपने ढूंढी नहीं है, नो क्लार में रिपोर्टिंग ही नहीं करी, अरे भैया मुझे आता ही नहीं था, मैं कैसे करूंगा। डिटरमाइनिंग इफ एन एक्ट इज नॉन कंप्लायंट इज अल्टीमेटली अप टू द कोर्ट्स और लीगल बॉडीज। ठीक है, पहले तो इसने बोल दिया कि अकाउंटेंट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपर्टीज इन लॉज बियॉन्ड 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 बोल रहा हूँ, बियॉन्ड बियॉन्ड व्हाट्स नीडेड फॉर देयर एंगेजमेंट। Determining if an act is non-compliant is ultimately up to the courts और legal body। अच्छा, तो सिंपल सी बात है, जब मेरे को इतनी एक्सपर्टीज वगैरह भी नहीं है और वैसे भी मैं कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तो नहीं हूँ, मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, तो फाइनली वो एक नॉन कंप्लायंट एक्ट है या नहीं है, वो तो जब मैटर कोर्ट में जाएगा या कोई लीगल बॉडी डिसाइड करेगी, मेरे पे कोई पावर नहीं है इस चीज की। ठीक है, तो हमें ये बात का भी ध्यान रखना है। फिर एक्सक्लूजन, मतलब इसमें क्या क्या चीज नहीं आएगी, जैसे हमने ऊपर एक्सेप्शन पढ़ी थी ना, इसके अंदर ये रही एक्सेप्शन कि भैया नो क्लार अंडर द रिवाइज कोड ऑफ डज नॉट एड्रेस द पर्सनल मिसकंडक्ट। पर्सनल चीजों को ये नो क्लार अपने अंडर नहीं लेता, और नॉन कंप्लायंस बाय द पार्टीज जो हमारे उसके अंदर आती नहीं है स्कोप में, लिस्टेड कंपनीज हु डज नॉट हैव मोर देन 250 करोड़ ऑफ नेटवर्थ। ठीक है, वो कंपनीज तो आएगी आएगी नहीं, सीधी बात। तो एक्सक्लूजन में भी आई गेस यही बात हो रही है कि क्लियरली ट्रिवियल मैटर्स आर नॉट कवर्ड। ट्रिवियल मैटर मतलब बहुत छोटे छोटे मैटर्स, तो छोटे मैटर्स को हम इसके अंदर नहीं लेंगे कि 5 रुपए की पेमेंट नहीं करी टैक्स की, और नॉन कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस, भाई वो सब नहीं करना, वो सब फालतू काम नहीं करना। ठीक है, और पर्सनल मिस्टेक तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया था, अनरिलेटेड टू क्लाइंट बिजनेस एक्टिविटीज आर एक्सक्लूडेड। फिर लीगल कंसल्टेशन, डिस्क्लोजर टू अथॉरिटीज इज नॉट रिक्वायर्ड इफ इट वुड वायलेट द लॉज और रेगुलेशन। अच्छा, हमें पता चल गया कि नोक्लार है, नोक्लार समझ आ गया, हमने 5-6 नोक्लार ढूंढ दिए। अब मैं आगे करूंगा, मैं इसको डिस्क्लोज करूंगा टू द अथॉरिटीज, लेकिन हम डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे अगर लॉ हमें परमिट नहीं करता है। ठीक है, लॉ एंड रेगुलेशन अगर वायलेट हो रहे हैं कहीं पे भी कि भैया इससे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है कुछ है, तो हम उसे डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे, हम उसे रिपोर्ट करके रख देंगे, और बाद में उसको रिपोर्ट्स में डाल देंगे, अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कहीं नहीं बता देंगे ये चीज को कि भैया हमने ये चीज देखी। ठीक है, तो सम फैक्ट्स अबाउट नोक्लार, ये जनरल बातें थी, और ये जनरल बातें घूम फिरा के पूछ जाएगी, क्योंकि जैसे भी मैंने ऊपर साइन बनाया है ये वाला, तो ये साइन का मतलब ही यही है कि भैया ये जो बातों बातों में जो बातें हो रही है ना, वो ऐसी तरीके से पूछेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा। इस बार का ऑडिट का पेपर भी देखो भैया, कुछ भी पूछ दिया,
परफॉर्मेंस ऑडिट कुछ भी पूछ डाल रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा भाई। अच्छा, हमारे पास ज्यादा कंटेंट नहीं बचा हुआ, मेन मेन जो चीज थी वो हमने पढ़ डाली, ठीक है। और फटाफट रिवीजन हो जाए इस पूरी छोटी सी टेबल की, ये जो है इसके बारे में। तो जो सबसे पहले पढ़ा हमने स्कोप। स्कोप के बारे में पढ़ा। स्कोप ये बोलता है कि भैया अकाउंटेंट से ये उम्मीद नहीं करी जाती कि वो जाते ही सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करने लग जाए नो क्लार्क के ऊपर। वो अपना नॉर्मल काम करने आया है, वो अपना काम करेगा, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर वो उसे इनकाउंटर हुआ या बिकेम अवेयर ऑफ हुआ किसी नॉन कंप्लाइंस के बारे में, तो वो उस पर मतलब ढूंढ देगा और उसके बारे में बताएगा। उसे इन्वेस्टिगेशन की कोई उम्मीद नहीं करी जाती, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं नॉलेज रिक्वायरमेंट पे। तो सीधी बात फिर से कि भैया प्रोफेशनल से कोई उम्मीद नहीं करी जाती कि उस पर बहुत ज्यादा नॉलेज हो लॉज की, लेकिन बियॉन्ड उसकी जो एंगेजमेंट है उतनी तो होनी चाहिए। लाइक अगर लैंग्वेज की बात करें, अकाउंटेंट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एन एक्सपर्टीज इन द लॉज बियॉन्ड द एंगेजमेंट, बियॉन्ड व्हाट्स नीडेड फॉर देयर एंगेजमेंट, ओके। बियॉन्ड व्हाट्स नीडेड फॉर देयर एंगेजमेंट, जो एंगेजमेंट के लिए जरूरी है वो होनी चाहिए उसके पास। डिटरमाइनिंग इफ एन एक्ट इज नॉन कंप्लाइंट इज अप टू दी किसके पास, कोर्ट और लीगल बॉडीज के पास है, वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। फिर हम एक्सक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि भैया क्लियरली ट्रिवियल मैटर्स को हम छोड़ देंगे, वो तो कोई मतलब ही नहीं, वो नॉन कंप्लाइंस के अंदर आएंगे नहीं। और अगर पर्सनल मिसकंडक्ट है विच आर अनरिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी और ऑल्सो एक्सक्लूडेड। फिर हम बात करेंगे कि डिस्क्लोजर क्या कैसे क्या करना है। हमें पता चलेगा नॉन कंप्लायंस मिली है, फिर हम डिस्क्लोजर करेंगे तो अथॉरिटीज, लेकिन हम डिस्क्लोजर नहीं करेंगे अथॉरिटीज को अगर हमें लॉ एंड रेगुलेशन ही प्रोहिबिट करती है या वायलेट होती है उस चक्कर में। अगर हम डिस्क्लोजर कर देंगे तो हम डिस्क्लोजर भी नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, आगे। No clause takes into the account of non-compliance that causes substantial harm resulting into the serious consequences in financial or non-financial terms. नो क्लार दोनों चीजों को लेता है, फाइनेंशियल टर्म्स में भी लेता है और नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में भी लेता है, और ऐसी चीजें जिसके कुछ ना कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंस है, आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम होगी। इन एक्सेप्शनल केसेस द अकाउंटेंट में बिकम अवेयर ऑफ द इमिनेंट लॉ ब्रीच और रेगुलेशन ब्रीच। अच्छा, ये इमिनेंट क्या होता है, आओ हम भी समझते हैं साथ में। अबाउट टू हैपन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, बहुत कम होता है कि कोई एम्प्लॉय हमें क्या आके बता दे कि देखो हमारी फर्म में ना ये गड़बड़ है, और देखना आने वाले टाइम में ये एक नॉन कंप्लायंस तो होने वाला है, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसे, इनका रैशनल ऐसे है, ये ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि मेरे को तो लगता है कि भैया नॉन कंप्लायंस जल्द होगा, ठीक है। तो हमें किसी ने बता दिया, और ये बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के अंदर होता है ना। हमें आए दिन आके तो कोई बताएगा नहीं कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो वही लिखा हुआ है कि अकाउंटेंट में बिकेम अवेयर ऑफ एन इमिनेंट लॉ और रेगुलेशन ब्रीच, ऐसी कोई ब्रीच जो होने वाली है, अभी हमें पता नहीं है। दिस ब्रीच कुड कॉज सब्सटेंशियल हार्म टू इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज और द पब्लिक। पर अगर ऐसा नहीं है देन रिपोर्ट मैटर डायरेक्टली टू द कोर्ट या फिर बॉडी। ये मैंने आगे से लिखा हुआ है, ये चीज ये है। अब समझना क्या कह रहा है। सबसे पहले उसने बोल दिया कि भैया नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल दोनों में होता है, और ऐसी चीज जिसमें कुछ ना कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होगा और सब्सटैंशियल हार्म मिलेगा, ठीक है, समझ गए हम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बात करी कि बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेज होते हैं या बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस होते हैं कि ऑडिटर को पहले ही पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, और अगर वो उसे पता लग गया है, ठीक है, जिसमें वो गड़बड़ होने वाली है और वो गड़बड़ ऐसी है कि उससे सब्सटैंशियल हार्म मिलेगा, ठीक है, सब्सटैंशियल हार्म टू इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स या जो भी पब्लिक वगैरह है, तो अकाउंटेंट शुड फर्स्ट कंसिडर डिस्कसिंग द मैटर विद द मैनेजमेंट या गवर्नमेंट। सीधी सी बात है, इसमें अगर हम बात करें, ये आता है ऐसे 260, आपने 260 पढ़ा होगा। ऐसे 260 भी यही बोलता है कि भैया अगर आपको कुछ गड़बड़ मिली है, ठीक है, मुंह उठा के कंप्लेंट करने नहीं पहुंचना, हमसे डिस्कस करो भाई, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, मैनेजमेंट को बताओ कि ये गड़बड़ मिली है, करेक्ट। मार्क भी कर देते हैं, अकाउंटेंट शुड फर्स्ट कंसिडर डिस्कसिंग द मैटर with the management or TCWG. Then use professional judgment to decide on immediate disclosure to an appropriate authority to mitigate consequences. तो वही ऊपर वाली बात हुई कि अगर ऐसा नहीं है तो देन रिपोर्ट मैटर डायरेक्टली टू द कोर्ट और बॉडी। हम इसके बारे में यही बात कर रहे थे जो ऊपर लिखा हुआ है कि अगर ऐसा है ही नहीं, ठीक है, मतलब इन द सेंस कि कोई TCWG ही मिली हुई है हमारे साथ, पता चले, तो हम भाई डिस्कशन करने नहीं बैठेंगे, हम फिर बताएंगे डायरेक्टली कोर्ट या लीगल बॉडी को कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है और आप देख लो। और
अगर सब कुछ सही है कि हमने टीसीडब्ल्यू को बताया, टीसीडब्ल्यू ने बोला अच्छा अच्छा समझ गए, हम इसे ठीक करते हैं, हम इसको इसके ऊपर काम करते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इफ डिस्क्लोजर इज मेड, दैट डिस्क्लोजर इज परमिटेड, डिस्क्लोजर इज परमिटेड। तो आओ ये छोटा सा 5 पॉइंट को वापसी पड़े। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अकाउंटेंट में बिकम अवेयर ऑफ एमिनेंट ब्रीच या लॉ, एमिनेंट ब्रीच ऑफ लॉ, ठीक है। फिर आगे हमने पढ़ा कि अगर एमिनेंट ब्रीच है तो वो ब्रीच कहीं ऐसी तो नहीं है जिसपे सब्सटैंशियल हार्म मिलेगा और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर ऐसी है तो हम डिसाइड करेंगे आगे कि भैया उसका क्या रिपोर्ट करनी है क्या नहीं। फिर हमने सोचा कि हमें कुछ गड़बड़ मिली, देन वी विल फर्स्ट डिस्कस द मैटर विद द टीसीडब्ल्यूजी या फिर मैनेजमेंट। लेकिन अगर वही इन्वॉल्व है तो हम डायरेक्टली कोर्ट के पास जा सकते हैं, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं डिस्क्लोजर करना है, ठीक है। और प्रोफेशनल जजमेंट हमें यूज करनी है कि हमें डिस्क्लोजर अभी के अभी देना है या टाइम लेके करना है। वो हमारे दिमाग पे होएगा कि यार अभी बता दूंगा तो ये चीज ठीक हो जाएगी, बाद में बताऊंगा तो ये चीज ठीक नहीं हो पाएगी, या ऐसा है कि बाद में बता दूंगा पेनल्टी लग के तो भी चीज ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इनके बिजनेस पे इतना बड़ा हार्म नहीं आएगा। ये हम डिसाइड करेंगे प्रोफेशनल अकाउंटेंट। और अगर डिस्क्लोजर कर दिया है तो डिस्क्लोजर परमिटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, स्टेप्स टू बी टेकन फॉर रिस्पॉन्डिंग नो क्लास। अच्छा ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया है तो हम इसको बनाएंगे मुंडी, ठीक है। स्टेप्स टू बी टेकन फॉर रिस्पॉन्डिंग नो क्लास। अब हम क्या करेंगे, पहली चीज ये लिखी हुई है भैया, ब्लाइंड आई टू पोटेंशियल नो क्लास इज नॉट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अगर कोई चीज हुई, हमने सोचा क्या डिस्कस करनी, क्या बतानी, छोड़ो यार, सब बढ़िया तो चल रहा है, एक दो चीज छोटी मोटी क्या बताएंगे, क्या करेंगे बता के, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो वो कोई तरीका नहीं है या कोई रिस्पॉन्स करने का वे नहीं है। हमें रिस्पॉन्स कैसे करना है, 7 तरीके हैं और 7 बहुत आसान और इजी टू अंडरस्टैंड तरीके हैं। पहला तो सबसे पहले भैया, कोई भी जो मैटर मिला है उसकी अंडरस्टैंडिंग लो कि क्यों टीडीएस में लेट पेमेंट हो रही है, क्यों मैंने स्टैट्यूटरी ड्यूज पे नहीं करे, क्यों मैंने इंश्योरेंस कराने में टाइम लगाया। पहली चीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर, देन एड्रेसिंग द मैटर। जब मैंने वो चीज को समझ लिया तो मैं अब एड्रेस करूंगा। जब मैंने किसी चीज को समझा तो मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि भैया ऐसा क्यों, अंडरस्टैंड किया देन एड्रेस किया। एड्रेस करने के बाद मैं उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लूंगा, ठीक है। एड्रेस का मतलब ही एक्शन होता है, तो डिटरमाइन वेदर फर्दर एक्शन इज नीडेड। एड्रेस मतलब मैंने इस चीज को जाना कि ये चीज हुई है, एड्रेस करना मैंने टीसीडब्ल्यूजी को बताया, अब उसका कोई फर्दर एक्शन लिया नहीं लिया या मुझे लेना चाहिए, वो एक तरह का पॉइंट सी बात करता है। तो पहले अंडरस्टैंड द मैटर, दूसरा एड्रेस द मैटर, तीसरा ये डिटरमाइन करो कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन करना ही नहीं करना उस मैटर के रिगार्डिंग। और अगर हमें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन करना है तो हम लेंगे एक्सपर्ट्स की एडवाइस, क्योंकि भैया इतनी जब समझ होती तो हम खुद ही कर लेते ना सब कुछ, लेकिन अब हम लेंगे एक्सपर्ट की एडवाइस। ओके, seeking advice from the experts, determining whether to disclose the matter to an appropriate authority or not. Okay, A, B, C, D, E, 5 पॉइंट। पहले क्या किया हमने, ऐसे मेरे साथ ऐसे ऐसे करो, 1 2 3 ऐसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने किया अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड द मैटर, देन हमने किया एड्रेस द मैटर, एड्रेस करने के बाद हमने क्या किया, बोलो 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 क्या किया, डिटरमाइन करना कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन नीडेड है या नहीं है उस मैटर के रिगार्डिंग। देन हमने क्या किया, देन हमने बताओ बताओ एक्सपर्ट की एडवाइस ली। एक्सपर्ट की एडवाइस लेने के बाद हमने ये समझा कि भैया एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में डिस्क्लोजर दूं या नहीं, समझ आया। लास्ट था एमिनेंट ब्रीच, ऐसी ब्रीच जो अबाउट टू हैपन है और उसे रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। हमने एमिनेंट ब्रीच के ऊपर फिर काम किया कि ऐसी का एमिनेंट ब्रीच तो नहीं है, हमने वो तो देख लिया कि भैया ऐसे कोई मैटर जो एक्चुअली में नो क्लार है पर सस्पेक्टेड नो क्लार के बारे में हम देखना चाह रहे हैं अभी। फिर हम एमिनेंट ब्रीच को देखेंगे, कुछ ऐसे मैटर तो नहीं है जिनमें ब्रीच होने वाली है, जिनमें लिखा हुआ है कि ऐसी ब्रीच जो अबाउट टू हैपन है और उसे रिकॉग्नाइज कर लो। लास्ट हम करेंगे डॉक्यूमेंट, सबसे बढ़िया काम, इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, हमेशा लग जाते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। तो यस, डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे बता दो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में, तो ऐसा लगे कि भैया सही लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मतलब इंटर की लॉ तो पता होनी चाहिए कम से कम। तो ठीक है, मस्ती मजाक में, पर लिख भी देना, सही में लिख देना, मेरे को कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को ऐसे ही ना पता हो कि डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे क्या होता है। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है वो सेम बिल्कुल मतलब बकवास क्वेश्चन है, वो ये बता रहा है कि पूरी केस स्टडी है कि भैया ऐसे ऐसे हुआ, ये कहानी हुई,
उसके बाद नो कंप्लायंस रिपोर्ट कर लिया। अब ये बताओ कि देखो लास्ट लाइन पढ़ो, कमेंट द एक्शन या रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस जो सीए है, रेफरिंग टू एनी एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिस्पॉन्स टू नो क्लार्क अंडर द कोड ऑफ एथिक्स। और ये पूछा है मई 2023 के अंदर। और जो अभी हमने पढ़े कितने पॉइंट, 7 पॉइंट, 7 पॉइंट्स जो अभी हमने पढ़े वही लिख के आने हैं, वापसी फटाफट डिस्कस हो जाए, फटाफट एक स्पीड में। अंडरस्टैंड करना है मैटर्स को, अंडरस्टैंड करने के बाद एड्रेस करना है मैटर्स को, एड्रेस करने के बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करना है कि वो लेना है या नहीं, एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले लेंगे, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को डिस्क्लोजर करना है नहीं करना वो डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद एमिनेंट ब्रीच को देखेंगे और फिर लिखापोती कर लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, दीज आर सम टॉपिक्स जो हमेशा से यूं ही रहे। वो एक्शन जो मेरा है क्या क्यों है, इन एडिशन टू डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेबल एसेज, हम रिस्पॉन्स को डॉक्यूमेंट करेंगे, एक्शन जजमेंट जो हमने अकाउंटेंट ने ली है कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बताना है नहीं बताना उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। और हाउ पब्लिक इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फुलफिल्ड बाय द अकाउंटेंट, हम वो भी कर लेंगे कि भैया हमने कहीं पे भी हार्म नहीं पहुंचाया है और ये स्टेप्स लिए हैं जिससे हार्म नहीं पहुंचा है किसी भी इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक या क्रेडिटर्स वगैरह को। ओके, अब ये टॉपिक जो है ना नो क्लार वैसे ऐसे 250 ये है नया टॉपिक, नया टॉपिक इन द सेंस ये इंक्लूड अभी भी हुआ है, ये पहले नहीं था। तो आई डोंट नो पूछेंगे नहीं पूछेंगे, पर चांसेस तो यही है कि भाई पूछ डालेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इसको 5 मिनट लेते हैं और 5 मिनट में इसको निस्ते नाबूद कर देते हैं अच्छी तरह से पढ़ पढ़ा के। तो 250 आपने अगर पढ़ा हो कि वो बताता है कि हमें रिपोर्ट करना है लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लाइंस के साथ, कि भैया जो एंटिटी है वो लॉ एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करती है नहीं करती, हमें वो बताना है। 250 एस सेक्शन के होता है और मैं तो कहूंगा इसके बाद हम 250 ही पढ़ते हैं, मजा आ जाएगा। मतलब प्रोफेशनल एथिक्स चल रहा है साथ ही साथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ अगर हम इसके बाद 250 पढ़ लेना तो 4 चांद लग जाएंगे। और कल हम इसी बात पे हम 250 पढ़ने वाले हैं। प्रोफेशनल एथिक्स को यहाँ थोड़ा पॉज रखेंगे क्योंकि इसके बाद वैसे भी सीए एक्ट चालू हो जाने वाला है, तो सीए एक्ट के अंदर तो अलग ही पूरी कहानी है। उसके अंदर आएंगे कि भैया क्या चीजें हम नहीं कर सकते और हमें क्या करना चाहिए। तो इमोशन में कम बहते हुए हम इसके बाद शायद कोई ना कोई ऐसे चालू करेंगे। और वापसी ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल एथिक्स को छोड़ दिया, प्रोफेशनल एथिक्स भी चलेगा साथ ही साथ, लेकिन कुछ ऐसे भी चलेंगे ताकि कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन चलती रहे। ठीक है, एप्लीकेबल ओनली ऑन ऑडिट, ये सिंपल सी बात है, एप्लीकेबल ओनली ऑन ऑडिट, नो क्लार इज एप्लीकेबल ऑन प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस एंड इन प्रैक्टिस। ओके, ऐसे 250 टॉक्स ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉज हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द एफएस सच एज टैक्स एंड लेबर लॉस। तो जो 250 में लॉ की बात करी जाती है क्योंकि हम ऑडिट कर रहे हैं तो हम ऑडिट में ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर हमें लेन देन है। तो वहां ये बोल रहे हैं कि लॉ हैविंग अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स। ठीक है, ऐसे कानून जिनके इफेक्ट डायरेक्टली मटेरियल अमाउंट के ऊपर है और मटेरियल अमाउंट के साथ साथ उनके डिस्क्लोजर्स की भी है कि गोइंग कंसर्न बेसिस की बात हो गई। समझ लो एक ऐसा कानून आया कि जिन्होंने प्लास्टिक की चीजें बैन कर दी और मेरा धंधा ही प्लास्टिक की चीजें बनाने का है, तो वो डिस्क्लोजर है, अमाउंट से कोई लेन देन नहीं है, फाइनेंशियल चीज नहीं है, पर वो डिस्क्लोजर मेरे धंधे के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला रही है, मटेरियल इम्पैक्ट है, तो वो भी हम उसको डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। पर 250 में एक ये बात तो है ही, ये मोटी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो दूसरी बात ये है कि लॉ एंड रेगुलेशन दैट डू नॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर बट कंप्लायंस इन विच विद विच मे बी फंडामेंटल फॉर द ऑपरेटिंग बिजनेस। ये जैसे मैंने बात बोली वही कि ऊपर ना उसका अमाउंट और डिस्क्लोजर से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन अगर उसकी कंप्लायंस नहीं करेंगे तो हमारा धंधा ही नहीं चलेगा। समझ लो मैंने ये बोला कि प्लास्टिक का धंधा कर रहा हूँ, प्लास्टिक की पॉलिथीन बैग वगैरह बनाता हूँ, तो गवर्नमेंट ने इस बार कानून ये लेके आई, पहले तो लेके आई थी कि प्लास्टिक की बैन कर दिया, ठीक है, लेकिन इस बार ये कानून नहीं लेके आई। इस बार वो ये कानून लेके आई है कि प्लास्टिक का जो धंधा कर रहा है उनको एक नया लाइसेंस लेना है। समझ लो ये नया लाइसेंस है, उनको एक नया लाइसेंस लेना है और उसमें लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है और हर हर बारी हर 2-3 महीने में केवाईसी वगैरह करानी है उस लाइसेंस। ठीक है, तो ये ऐसा मैटर है कि ऐसा लॉ एंड रेगुलेशन है दैट डू नॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ द एफएस, बट उसकी कंप्लायंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
ताकि मेरा ऑपरेटिंग जो बिजनेस है वो चलती रहे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और एंड इट इज वेरी मच फंडामेंटल टू माय बिजनेस ऑपरेशंस। ओके, अगर मैं वो करूंगा तो कल, अगर मैं वो नहीं करूंगा तो कल को कभी भी किसी दिन पुलिस आ जाए या अथॉरिटीज आ जाए और वो मेरी फैक्ट्रीज वगैरह पे ये लगाए थप्पा और बंद करी, शटर डाउन किया और आदियोस, वो भी कर सकती है। ठीक है, तो ये साथ साथ क्या कह रहा है कि अदर देन एलआर that do not have a direct effect or determination of amount and disclosure in the FS, but compliance which may be fundamental to the operating aspect of the business। एग्जाम्पल से समझ आना यार, एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, लैंग्वेज तो कोई बड़ी गेम नहीं है, इसको 5 बार पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, और हमारा नो क्लार किस बारे में बात करता है? नो क्लार हमारा बात करता है इट टेक्स इनटू अकाउंट नॉन कंप्लायंस दैट कॉजेस सब्सटेंशियल हार्म इन रिजल्टिंग अ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टर्म्स, जो कि हमने इधर पढ़ा, बिल्कुल गेरा। साथ ही साथ कि नो क्लार टेक्स इनटू अकाउंट नॉन कंप्लायंस दैट कॉजेस सब्सटेंशियल हार्म, कोई ना कोई सब्सटेंशियल हार्म करता है जिससे एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, वो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल दोनों टर्म्स में हो सकता है, हमें उससे कोई लेन देन। ठीक है, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं भैया, नॉन कंप्लायंस दैट कॉजेस, it does not define stakeholders, no clause is related to the effect of non compliant investor। अच्छा ये ना हमने ये जो पढ़ा है ना, इसकी कई बहुत सारी बातें मतलब इसमें आएगी, जो हमने ये चीज पढ़ी है वो चीज इसके अंदर आएगी, तो वो जरूर देख लेना, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। मैंने कहीं पर लगाया नहीं क्या वो चीज भैया? अरे अरे अरे, वैसे मैं पूरे टॉपिक पे मैंने ये चीज लगा रखी है, तो ध्यान रखो। यही लगा दूँ क्या? यही लगा देता हूँ। ये इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, ये चीज है, ये चीज को ध्यान रखना कि आएगा ही आएगा भैया, और अलग अलग रूप बदल के आएगा, इस तरीके से पूछ लिया, किसी और तरीके से पूछ लिया। ठीक है, नो क्लास इज रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ द नॉन कंप्लायंस ऑन विच कि इन्वेस्टर या क्रेडिटर या एम्प्लॉय के अंदर कहीं ना कहीं उन पे इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, और उसके अंदर कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि किसी पे होगा, वो नहीं बताता कि इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, वो शेयर होल्डर पे भी पड़ सकता है और इन्वेस्टर पे भी पड़ सकता है, वो किसी पे भी पड़ सकता है, तो डिफाइन नहीं है इसके अंदर कहीं पे भी। फिर ये बोल रहा है इन केस ऑफ इमिनेंट ब्रीच, जो हमने पूरी कहानी पढ़ी वही इमिनेंट ब्रीच के बारे में, that would cause a substantial harm to the stakeholders, having first considered whether it would be appropriate to discuss। पहले हम कंसिडर करेंगे कि वो एप्रोप्रिएटली होगा या नहीं होगा टीसीडब्ल्यूजी के बताने के लिए। The accountant shall exercise professional judgment and determine whether to disclose the matter immediately to an appropriate authority in order to prevent या mitigate consequences of such imminent breach। ठीक है, तो ये पूरी जो कथा है, या ये पूरी कथा ये हमने इधर की इधर पढ़ी है, तो नॉट अ बिग डील, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा शब्दों में लिख दिया, कॉम्प्रोमाइज करके लिख दिया कि हाँ। तो ये कह रहा है कि एमिनेंट ब्रीच, चलो रिवाइज हो जाएगी इसी बहाने, हम अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर तो यार। इन केस ऑफ एमिनेंट ब्रीच ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक है, दैट वाज कॉज अ सब्सटेंशियल हार्म टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन थे? इन्वेस्टर हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, ठीक है, या एम्प्लॉयज हो सकती है। हैविंग फर्स्ट कंसिडर, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि वेदर इट वुड बी एप्रोप्रिएट टू डिस्कस द मैटर विद द टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट और नॉट। ठीक है, और अगर हमने ये डिस्कस मतलब सोच लिया कि क्या है क्या नहीं है, देन हम उसके बाद अकाउंटेंट शैल एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट। किस चीज की प्रोफेशनल जजमेंट? कि वो डिस्क्लोजर करे या नहीं करे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को इमीडिएटली, मतलब अभी के अभी डिस्क्लोजर करने की बात हो रही है, ठीक है, वेदर टू डिस्क्लोज द मैटर इमीडिएटली और नॉट। फिर उसके बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि जो ये डिस्क्लोजर हो रहा है इमीडिएटली, वो क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें प्रिवेंट करना है या मिटिगेट करना है वो रिस्क ऑफ एमिनेंट ब्रीच, कि भाई अभी तो अबाउट टू हैपन है, कहीं ऐसा ना हो कि हमने कुछ बताया नहीं, हमने कहीं पे रिपोर्ट भी नहीं किया और वो फिर रिस्क हो ही जाए। समझ रहे हो, हमारे पास जब इतनी पावर है कि हम बता सकते हैं, हम रिपोर्ट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। तो वो इस बारे में ये बात कर रहा है। दिस एंड दिस होल टॉपिक नो क्लार वर्सेस, इसलिए मैंने बोला था कि ये पहले नहीं था, ये अभी स्पेशली इसलिए डाला है क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो पूरा का पूरा सेम है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका है कि हाँ हमने इस तरीके से प्रेजेंट कर लिया कि हम यहाँ दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, बाकी है तो कुल मिला के सेम चीज यार, मतलब कोई नई चीज नहीं है। ओहो, काफी कुछ पढ़ लिया है आज। पढ़े तो कितना है, एक दो तीन, पेज पढ़े हैं बस। ठीक है, पर ठीक है यार, टॉपिक पूरा हुआ। तो
2 मिनट के अंदर है ना फटाफट रिवाइज करें क्या चीज़ पढ़ी है। सबसे पहले हमने नोक्लार पढ़ा, नोक्लार के बारे में समझा कि भैया क्या है क्या नहीं है, ठीक है। नोक्लार समझने के बाद हमें ये पता चला कि वो एक्ट और ओमिशन है ऐसा जो अनइंटेंशनल या इंटेंशनल भी हो सकता है, विच इज कॉन्ट्ररी टू द प्रिवेलिंग लॉ एंड रेगुलेशन। और वो कौन कौन करेगा, या तो क्लाइंट खुद करेगा, टीसीडब्ल्यूजी करेगा, या मैनेजमेंट करेगा, या फिर एनी अदर इंडिविजुअल हु इज वर्किंग या वर्किंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। ये समझ लिया। फिर हमने ये समझा सीनियर अकाउंट एग्जाम्पल समझे कुछ, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स की एवेजन और ये सब चीज़ें। फिर सीनियर अकाउंटेंट की हमारी बात हुई कि वो ऑफिसर हो सकता है, या फिर पहली बात तो लिस्टेड कंपनी के अंदर ही होगा। फिर उसके बाद हमने ये समझा कि सीनियर अकाउंटेंट कौन कौन हो सकते हैं, ऑफिसर, डायरेक्टर, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। फिर हमने आगे ये समझा कि एक चीज़ पढ़ी हमने कि इसके अंदर 250 करोड़ की नेटवर्थ और लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, तब जाके वो चीज़ एप्लीकेबल होगी। ये दोनों पार्ट से एक एक ही को याद नहीं करना, और नहीं है, ये साथ में होंगे कि 250 करोड़ और मोर की उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए, और दूसरा उसके अंदर लिस्टेड कंपनी की बात होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक्सक्लूजन भी पढ़ी हमने कि कौन कौन एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड पढ़ने के बाद फिर हम एक आए सम फैक्ट्स के ऊपर, याद है सम फैक्ट्स। सम फैक्ट्स के ऊपर हम आए, सम फैक्ट्स में हमने सबसे पहले ये बात करी कि भैया उस पर कोई वो नहीं है कि सबसे पहले मतलब माथे पे बंदूक नहीं लगा रखी है उसने, सबसे पहले ये नहीं सोच रखा कि मैं जाते ही नॉन कंप्लायंस ढूंढ लूंगा, मैं जाते ही नॉन कंप्लायंस नहीं ढूंढूंगा, मैं अपना नॉर्मल काम करूंगा। लेकिन अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आई बिकेम अवेयर ऑफ सब सर्कमस्टेंसेस, या मुझे वो चीज़ दिख गई कि कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंस हो रहा है या नोक्लार मेरे को दिख गया, तो मैं उस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करूंगा। मैं इन्वेस्टिगेट करने नहीं आया यहाँ पे। फिर नॉलेज की बात करी जाती है कि भैया मुझसे इतनी एक्सपर्टीज की उम्मीद भी मत रखो, मेरे से वही उम्मीद रखो विच आर रिक्वायर्ड फॉर दी ऑडिट एंगेजमेंट, एंड बियॉन्ड दैट ऑडिट एंगेजमेंट, उसके बियॉन्ड मेरे से कोई लॉज की एक्सपर्टीज की उम्मीद मत रखो। प्लस मैं साथ ही साथ मैं कोई डिसीजन नहीं होल्ड करता, मैं मतलब अकाउंटेंट डज नॉट होल्ड एनी पावर टू डिटरमाइन कि वो नोट नॉन कंप्लाइंट था या नहीं था, वो कोर्ट या लीगल बॉडी बताएगी। फिर एक्सक्लूजन की बात आती है, क्लियरली ट्रिवियल मैटर्स के बारे में हम छोड़ देंगे, और पर्सनल रिलेटेड जो भी नॉन कंप्लायंस होगी वो भी हम छोड़ देंगे, विच इज अनरिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटी। फिर डिस्क्लोज की बात में आई कि डिस्क्लोज हम कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे अगर वो वायलेट कर रहा है लॉ एंड रेगुलेशन में। फिर एमिनेंट ब्रीच वाली बात आ जाती है, और डेफिनेशन आती है कि फिर सब्सटैंशियल हार्म तो नहीं मिल रहा या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो वाली बात आ जाती है। फिर इमिनेंट ब्रीच के बारे में बात आती है, वो पूरा का पूरा टेबल हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि भैया क्या है क्या नहीं। और ऊपर एक और चीज़ थी, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों टर्म्स में बात करता है, ये ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल बारे में बात करता है। फिर आगे वो बोलेगा कि अगर सब्सटैंशियल हार्म मिल रहा है किनको, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज या फिर पब्लिक को, तो हम उसके बाद डिटरमाइन करेंगे, मतलब डिटरमाइन क्या, उसके बाद हम सोचेंगे कि भैया इस मैटर को हम डिस्कस कर लेंगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ। फिर इस मैटर को हम टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद हम प्रोफेशनल जजमेंट लगाएंगे और सोचेंगे कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अभी के अभी बता दें ताकि मिटिगेट या रिड्यूस कर दें वो एमिनेंट ब्रीच होने को, ठीक है। और अगर डिस्क्लोजर दे दिया तो डिस्क्लोजर इज परमिटेड, ओके। फिर हम उसके बारे में बात करते हैं कि भैया डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है क्या नहीं करना। और फिर लास्ट में ये था कि स्टेप्स कौन से थे, और ये स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन भी आया था, तो हमें 7 स्टेप्स जरूर याद रखने हैं। अंडरस्टैंड करो, एड्रेस करो, एड्रेस करने के बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के डिटरमाइन करो, फिर एक्सपर्ट्स की एडवाइस लो, फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बताना या नहीं बताना वो डिटरमाइन करो, फिर उसके बाद एमिनेंट ब्रीच के ऊपर बात करो, और लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन करो, ठीक है। उसके बाद हमने ये डिफरेंस पढ़ा। ये डिफरेंस के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 250 किस बारे में डील करता है वो चीज इंपॉर्टेंट है, और वो जब हम ये ऐसे पढ़ेंगे तो तब भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर अभी के लिए हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने ये पढ़ा कि लॉ हैविंग अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन दी, किसमें, इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट या डिस्क्लोजर, ठीक है। ऐसे लॉ और कानून का इफेक्ट जिसके ऊपर मटेरियल अमाउंट या डिस्क्लोजर के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है ऑफ दी एफएस, जैसे टैक्स और लेबर लॉज के बारे में आती, तो वो प्लस लॉ एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है पर उसका ऑपरेशनल फंडामेंटल, क्या था वो, फंडामेंटल ऑपरेशनल एक्टिविटी के ऊपर है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, मैं लैंग्वेज लैंग्वेज पकड़ते हैं, इसमें लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। बट कंप्लायंस विद विच मे बी फंडामेंटल फॉर द बिजनेस ऑपरेशंस, ये लिख देंगे तो भी चलेगा यार, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस ऑपरेशन भी एक ही बात है कि जिसका कंप्लायंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा बिजनेस चलता रहे, उसका फंडामेंटल चीज जो होती है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो कंप्लायंस करना।
तो वो दोनों चीज़ों के बारे में बात करता है, और वो हमारा सीधा-साधा बेचारा बंदा नॉन कंप्लायंस दैट कॉजेज़ अ सब्सटेंशियल हार्म, ठीक है? या रिजल्टिंग इन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज़, या तो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर। चक दे फट्टे भाई, क्या मज़े आ गए। अच्छे से पढ़ लिया, क्लियरली पढ़ लिया, विदाउट एनी टेंशन पढ़ लिया, और आई रियली होप कि ये चीज़ रिवाइज़ भी रहेगी। और प्रो टिप, एएसएम ऑडिट ज़रूर देखना है नेट पे जाके। एएसएम ऑडिट एक अलग ही गाथा है, एक अलग गेम है। एएसएम ऑडिट के बारे में आपको पता है, दुनिया को जो पता है उससे हटकर हमें जो पता होगा, तो वही तो मेजर पार्ट है हमारा। तो एएसएम ऑडिट के बारे में ज़रूर देखना। और नेक्स्ट हम मेरे हिसाब से तो 250 पढ़ेंगे, या 250 नहीं तो ऐसे 800 भी मैं सोच रहा हूँ। तो ऐसे 800 भी पढ़ सकते हैं। तो अगर इसके बाद ऐसे 800 की वीडियो आ जाए तो वो घबराना मत, वो भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। और थोड़ा सा मेरे साथ बताऊँ क्या होता है, मैं जब एक चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मैं स्लो में पढ़ूँ। मैंने ये चीज़ पढ़ ली, अब आई नीड अ ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि मैं आराम कर लूँ, आई नीड अ ब्रेक इन टर्म्स कि मैं अब कुछ और टॉपिक पढ़ूंगा, ताकि दिमाग ना एक ही चीज़ को सोचे जा रहा है, तो वो कुछ दूसरी चीज़ सोचे। तो हम या तो 250 पढ़ लेंगे क्योंकि वो इससे कहीं ना कहीं लिंक बना रहा है, या तो हम 800 पढ़ लेंगे स्पेशलाइज्ड एरिया के बारे में, और वो भी बिल्कुल नया टॉपिक है, इंटर में नहीं था, ठीक है? या तो हम वो पढ़ लेंगे, तो उसमें भी बहुत क्रेजी फन होने वाला है, मजा आएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया सब कुछ। अगर कुछ भी कहीं पे भी आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट की स्कोप है, या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है? मैं उसको ज़रूर देखूंगा, और मैं ट्राई करूंगा उस चीज़ को इम्प्रूव करने की, और मतलब देखते हैं उस पर काम करेंगे फॉर श्योर। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो इज गोना बी सरप्राइज, सो बाय बाय।